Hello dear students, we know that due to the gravitational force, each massive object in this universe is attracting each other and there is a mutual attraction force between the massive objects. So from here, a very interesting question arises and the question is that an apple fall towards the earth because there is a attractive force between the apple and earth. Now the question is, the same attraction force is also between the moon and the earth or any satellite or the planet. Then why they are not falling on the planet or why moon is not falling on the earth while apple fall? This is the problem. And we are going to find the solution of this problem in our today's class. क्या होता है देखिए, सबसे पहले हम एप्पल वाला ही प्रॉब्लम ले लेते हैं. ये अर्थ है, ओके, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ अर्थ. एप्पल यहां से फॉल होता है तो इसकी वेलोसिटी होती है नीचे की तरफ. फॉल हो रहा है मतलब ऐसे है, आपने इसको ड्रॉप कर दिया, नीचे की तरफ आया, ये ऐसे गिरा तो किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है. ठीक है, ये इसकी तरफ आया और फाइनली क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये अर्थ सरफेस पे गिर जाएगा. ठीक है, अब एक केस लेते हैं किसी सैटेलाइट का, क्योंकि मून भी एक सैटेलाइट है. हम सैटेलाइट आर्टिफिशियल का ले लेते हैं, जैसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट छोड़ते हैं ना, जैसे हमारा टीवी चलता है, मोबाइल चलता है, रेडियो चलता है, या जैसे हमें वेदर फोरकास्ट मिलते हैं, वो सब किससे मिलते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से मिलते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो इस प्रकार से अर्थ को रिवॉल्व कर रहा है. ये हमने एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट मान लिया एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इट इज नॉट फॉलोइंग ऑन द अर्थ. व्हाई? दिस इज द क्वेश्चन. ये यहां पे इसकी वेलोसिटी होगी इस प्रकार से, ये हमें देखना है. तो देखिए, पहले हम एक दो प्रॉब्लम करते हैं. इसको समझने से पहले मैं एक दो बात आपको बताता हूं. ये अर्थ का सरफेस है और जिस सरफेस पे आप खड़े होते हो सरफेस आपको फ्लैट नजर आता है. एक्चुअली अर्थ सरफेस फ्लैट है नहीं, बट जहां हम खड़े होते हैं वो हमें कैसा लगता है, फ्लैट नजर आता है. यहां से आप गन लिया आपने, जैसे ये आपके पास गन है, बुलेट फायर किया आपने, तो बुलेट कुछ देर तक ऐसे जाती है स्ट्रेट और फिर ऐसे गिर जाती है. अगर आप थोड़ा पावरफुल गन लेते हो, ज्यादा पावर लगाता है, तो बुलेट की स्पीड है वो थोड़ी देर और स्ट्रेट हो सकती है, उसके बाद वो ग्राउंड पे गिर जाएगी. अगर इसको मैं किसी हाइट पे ले जाऊं, मान लीजिए किसी माउंटेन पे गया और वहां से मैंने चलाया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में वो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, ऐसा फिर से अर्थ सरफेस पे आ जाएगा. तो क्या मैं कोई ऐसा अरेंजमेंट बना सकता हूं कि वहां से मैं ये फायरिंग करके और इस बुलेट को अर्थ को टच ही ना होने दूं? जैसे थ्रो करने के दो वे होते हैं, एक तो मैं इसको ऐसे थ्रो करूंगा तो अर्थ सरफेस पे गिरेगा, एक इसको मैं ऐसे थ्रो कर रहा हूं तो कुछ देर तक तो ऐसे जाएगा, जैसे बुलेट वाला केस है, कुछ देर तो ऐसे जाएगा और फिर जाके गिर जाएगा नीचे. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस सैटेलाइट को लॉन्च कैसे करते हैं और फिर ये रिवॉल्व कैसे करता है, उस प्रॉब्लम को समझते हैं. ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि एप्पल डाउनवर्ड फॉल क्यों करता है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी जो है ना बिल्कुल अर्थ सरफेस की तरफ है और अर्थ सरफेस की तरफ बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड वेलोसिटी है, तो तुरंत वो अर्थ सरफेस की तरफ आ जाता है. हम लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट देखते हैं और फिर ये देखेंगे कि सैटेलाइट रिवॉल्व करता कैसे है. रॉकेट से हम लॉन्च करते हैं, इस प्रकार से रॉकेट से लॉन्च किया, कम स्पीड से लॉन्च किया तो कुछ देर जाके अर्थ सरफेस पे ऐसे गिर जाता है. हमने स्पीड थोड़ी और बढ़ाई, लॉन्चिंग स्पीड बढ़ाई तो यहां गिर जाएगा. मतलब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ा रहे हैं तो वैसे करके यहां गिर रहा है, फिर वो यहां गिर रहा है, फिर मैंने इसकी लॉन्चिंग स्पीड बढ़ाई तो इस प्रकार से असर वो यहां गिर गया. क्यों गिर गया? बिकॉज अर्थ इज अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स इटसेल्फ. फिर हम इसकी लॉन्चिंग स्पीड बढ़ाते हैं, ऐसे इसकी लॉन्चिंग स्पीड हमने बढ़ाई और ऐसे करके वो इस बार इधर आ गया, इस ऑर्बिट में आ गया. किस में आ गया? वो इस ऑर्बिट में आ गया. और जब वो यहां पे आता है, तो रॉकेट क्या करता है, रॉकेट उस सैटेलाइट को थ्रो करता है, जैसे गन बुलेट को थ्रो करती है, तो सैटेलाइट को ऐसे करके और रॉकेट क्या करता है, थ्रो करता है इस प्रकार से. तो वो इस प्रकार से इसको सपोज जैसे ऐसे था तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी इधर है, इसने इसको इधर थ्रो किया, इस वेलोसिटी के साथ इसने यहाँ पे क्या किया, थ्रो किया. ये इस वेलोसिटी के साथ थ्रो करेगा, इसको इधर मोमेंटम मिलेगा. ओके, अब इसको एक्सप्लेन करने से पहले
हम एक छोटा सा प्रोसेस और समझते हैं और फिर आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा, यू नो अबाउट द सर्कुलर मोशन। ऑब्जेक्ट इस प्रकार से सर्कुलर मोशन में है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन सर्कुलर मोशन, then at this point its velocity is here, but its acceleration is towards the center, and it is represented by AC and known as centripetal acceleration. And due to this centripetal acceleration, it experiences an inward force that is known as centripetal force. F is equal to MAC, known as centripetal force। और AC का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया mv स्क्वायर बाई r। ये mv स्क्वायर बाई r, m इसका मास है, v ये वेलोसिटी है और r ये रेडियस है इस पाथ की। ये फोर्स अंदर की तरफ लगता है और दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्कुलर पाथ। ओके, अब इस फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए भी कोई दूसरा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। उसका एक एग्जांपल लेते हैं। जब आप एक स्ट्रिंग के साथ कोई स्टोन टाइड करते हो और उसको आप इस प्रकार से घुमाते हो, तो आपने जब ऐसे घुमाया, जब आपने ऐसे हाथ का फोर्स लगाया, तो आप उसको स्टोन को स्पीड प्रोवाइड कर रहे हो। स्टोन को क्या कर रहे हो? एक स्पीड प्रोवाइड कर रहे हो, उसके कारण स्टोन ऐसे घूमता है। बट एट द सेम टाइम द स्ट्रिंग इज पुलिंग द स्टोन टुवर्ड्स द सेंटर। यू आर प्रोवाइडिंग स्पीड टू द स्टोन इन दिस डायरेक्शन एंड द स्ट्रिंग इज पुलिंग द स्टोन इनवर्ड द सेंटर। सो ड्यू टू दीज टू इट मूव इन ए सर्कुलर पाथ, क्योंकि वो लगातार बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रिंग उसको लगातार अंदर खींच रही है, तो इस प्रकार से वो एक सर्कल में घूमना शुरू कर देता है। कब तक घूमता है सोच के देखिए, जब तक आप उसकी जो वेलोसिटी है वो सफिशिएंट बनी रहती है। अगर आप इस मोशन को थोड़ा सा स्लो कर देते हो तो आप देखते हो कि वो फिर वो सर्कल में नहीं घूमता, आपके हाथ के चारों तरफ ऐसे आके लिपट जाएगा, रैप हो जाएगा हाथ के चारों तरफ। या फिर किसी भी इंस्टेंट के ऊपर आप स्ट्रिंग को काट देंगे तो क्या होगा? जिस इंस्टेंट पे मान लीजिए आपने यहां से स्ट्रिंग को काट दिया, यहां से स्ट्रिंग को काट दिया, तो वो यहां से इसी रास्ते को ले लेगा। अगर वो यहां था इस पॉइंट के ऊपर और आपने स्ट्रिंग को काट दिया, तो यहां से वो ये डायरेक्शन पकड़ लेगा। यहां था वो, स्ट्रिंग काट दिया आपने, तो यहां से वो इधर चला जाएगा। ओके, आपने कार का पहिया देखा होगा, जब कार का पहिया ऐसे घूमता है, पानी के अंदर घूमता है, या कार का पहिया ऐसे घूमता है, उसके साथ जो कीचड़ लगा होता है वो बिल्कुल ऐसे जाता है। पहिया ऐसे घूमेगा तो कीचड़, पहिया ऐसे घूम रहा है, कीचड़ को ऐसे छोड़ेगा पीछे की तरफ, बिल्कुल टेंजेंशियली। तो उसी प्रकार से वो स्टोन भी जाएगा। ठीक है, मतलब ये कब तक है? जब तक अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है। इधर चलते हैं अब ये जो सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट का मास कंसिडर कर लेता हूं मैं स्मॉल m, अर्थ का मास कंसिडर कर लेते हैं कैपिटल M, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको कंसिडर कर लिया मैंने r। तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू g, मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मोमेंटम that you provide to this satellite is in this direction, and gravitation force is attracting it towards the center। स्टोन वाले केस में आपके पास स्ट्रिंग थी, बट इस केस में कौन है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस एन सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। वी कैन से दैट mv square by r is equal to g m divided by r square। If these two forces are balanced, then this move in circular path around the planet or around the earth। अगर इनमें से कोई भी फोर्स बड़ा हो गया तो फिर ये अपने सर्कुलर पाथ को छोड़ देगा। ये बड़ा हो जाएगा या फिर ये बड़ा हो जाएगा तो सर्कुलर पाथ को ये छोड़ देगा। अगर ये ज्यादा पावरफुल होगा तो अंदर की तरफ आ जाएगा, ये वीक हो गया तो ये बाहर की तरफ चला जाएगा। ओके, अब आप सोचोगे फिर हम बैलेंस कैसे करते हैं? तो आपको पता है ये तो फिक्स है, मास जो सैटेलाइट था उसका फिक्स है, मास ऑफ अर्थ फिक्स है, रेडियस आपने कोई ऑर्बिट फिक्स कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग जो आप आर फिक्स करोगे, यानी यहां पे जो रेडियस फिक्स करोगे, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू फिक्स दिस वेलोसिटी। ये वेलोसिटी आपको फिक्स करनी पड़ेगी। ये फोर्स जितना ज्यादा है, ये आर को जितना कम करोगे, यानी अर्थ के जितना नजदीक आप ऑर्बिट में सैटेलाइट को लगाएंगे, तो उसकी वेलोसिटी आपको उतनी ही तेज करनी पड़ेगी।
ओके और वो जितनी फास्टली मूव करेगा इसको बैलेंस करने के लिए तो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहेगा। तो यहां से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एप्पल डाउनवर्ड क्यों फॉल हुआ, क्योंकि एप्पल की जो वेलोसिटी थी वो अर्थ के सेंटर की तरफ थी। प्लेनेट के चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट है या मून है वो रिवॉल्व क्यों कर रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी टुवर्ड्स द अर्थ नहीं है, उसकी वेलोसिटी जैसे लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ अर्थ एंड द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द प्लेनेट, तो उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, जैसे इस पॉइंट्स में यहां से मैंने लिया तो यहां से इन दोनों को मिलाता हूं तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। यहां पे जब वो पहुंचता है इस पॉइंट के ऊपर तो ये जो रेडियस है इसकी वेलोसिटी उस दौरान ये परपेंडिकुलर है, इस प्रकार से लगातार उसकी जो वेलोसिटी होती है वो परपेंडिकुलर बनी रहती है, किसके, इसके लाइन ज्वाइनिंग के। ओके तो इसके कारण वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। अगर ये वेलोसिटी अंदर की तरफ आ जाएगी इधर तो फिर सर्कुलर पाथ में नहीं रहेगा, वो पाथ छोड़ के अर्थ के अंदर ही गिर जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्लेनेट जो होता है उसके चारों तरफ कोई भी सैटेलाइट है या मून है वो रिवॉल्व क्यों करता है, और एप्पल जो है वो अर्थ सरफेस पे क्यों गिर जाता है। ओके इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स थे और आपके लेवल पे जो पॉइंट्स थे वो हमने सभी डिस्कस करने की कोशिश की है। After that, if you have any doubt, then you can ask and your questions are most welcome. Put your question in the comment box. I will definitely solve your doubt and try to give the solution with a video lecture. Okay, thank you.